Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is again from Unitology chapter of Pervez Akbar. It is birth asphyxia and perinatal asphyxia. एक सिनेरियो लिखा हुआ है कि 2 hours old एक बच्चा आया जिसने क्राई बहुत लेट की आफ्टर 15 minutes. He is pale with peripheral sinuses. मतलब एपगार स्कोर में पेरिफेरल साइनसेस है तो वो उसको अपीयरेंस में 1 स्कोर मिलेगा. एंड हैज़ इरेगुलर ब्रेथ्स, अगेन इरेगुलर ब्रेथ्स में यहाँ पर भी उससे रेस्पिरेटरी एफर्ट में 1 स्कोर मिलेगा. एज हार्ट रेट ऑफ लेस दैन 100 बीट्स पर मिनट, पल्स में उसे 1 स्कोर मिलेगा एपगार का. अभी हम एपगार का भी करते हैं लेकिन मैं सिर्फ इसे कोरिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड ही इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल गो टूवर्ड्स द बेसिक डेफिनेशन, लिटरल डेफिनेशन. एस्फिक्सिया क्या है? ए मीन्स नो, एस्फिक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन. वाई? बिकॉज ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा था बच्चा. लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग. What does hypoxia means? Hypo means less, oxia oxygen. Arterial oxygen is less than the normal. And ischemia, hypoxia is followed by ischemia. Ischemia means decreased blood perfusion, या blood flow to the cells and organs that is insufficient to maintain their function. Incidence obviously developed countries में कम होगा 0.1 to 1 per 1000 live births और developing countries में ज़्यादा होगा. Risk factors क्या है? अगर तो माँ हाइपरटेंसिव है लाइक इन एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया जिसकी वजह से स्पायरल आर्टरीज प्रॉपर्ली नहीं बन सके, उनकी रिमॉडलिंग सही नहीं हो सकी, बच्चे को ऑक्सीजन सही नहीं पहुँच सकी, या माँ के स्पेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन थी जिसकी वजह से बच्चा फंस गया एंड दैट लेड टू एसफिक्सिया ऑफ द चाइल्ड. डायबिटीज, मेलाइटिस, नेफ्राइटिस, हाइपोटेंशन, इन्फेक्शन, यूट्राइन टेटनी. यूट्राइन टेटनी क्या? बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जब लगा लेते हैं, रश ऑफ ऑक्सीटोसिन देते हैं inexperienced people that leads to uterine tetany. यहाँ पे maternal hypoxia from cardiac pulmonary infection जो माँ को पहले से हो. Placental abruptio placental या placental insufficiency due to toxemia or post maturity can also lead to asphyxia of the baby. अब fetal issues क्या क्या हो सकते हैं? बच्चे के भी तो पल्मोनरी या कार्डिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं that can lead to asphyxia. या कॉर्ड प्रोलैप्स या कॉर्ड कंप्रेस हो गई स्पेशली ब्रीच की डिलीवरी में, मैल प्रेजेंटेशन अबनॉर्मल लैक, पोस्ट मेच्योरिटी एनीमिया, या कोई बच्चों को इन्फेक्शन थी या सेरेब्रल अबनॉर्मेलिटीज़ थी जिसकी वजह से दैट लेड टू एस्फिक्सिया. बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है? दिस इज़ द मेन, ये जो क्रक्स है ना ये है असल, ये 3-4 पॉइंट्स ना ये असल मेन चीज़ है इस सारे टॉपिक. होता कुछ यूँ है कि जो ही ऑक्सीजन कम होती है ऑब्वियसली क्या होगा, ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, राइट. बाइकार्बोनेट कम हो जाएंगे तो रिलेट टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी उसे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, सेरेब्रल ब्लड फ्लो ऑल्टर कर जाएगा जैसे हमें पता है. जो ही ऑक्सीजन कम होती है बॉडी में, बॉडी के सारे ऑर्गन शट डाउन होते हैं और सारे ऑर्गन्स की आर्टरीज शट डाउन मतलब कर जाती हैं ताकि ब्रेन, लंग्स और किडनीज़ की तरफ ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाए. और ब्रेन इन CNS दैट लीड टू वेजोडाइलेशन और वहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वेजोडाइलेशन ताकि ब्लड ज़्यादा है, लेकिन वेजोडाइलेशन की वजह से दे लीड टू कैपिलरी परमेबिलिटी, सेरेब्रल एडिमा एंड सेल डेथ. दूसरा पॉइंट मेटाबॉलिकली क्या होता है, मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है. अब ऑक्सीजन चूँकि नहीं है तो सारे जो क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस है वो एनारोबिक स्टेट में आ जाएंगे और एनारोबिक स्टेट में जाते हुए एक्सेलरेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट. ब्रेन लैक्टेट लेवल्स हाई हो जाते हैं और चूँकि लैक्टेट बनता है और पी नहीं बनता, नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल नहीं बनता तो ATP कम हो जाता है. नाउ ATP इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल आयरन ट्रांसपोर्ट लाइक सोडियम पोटेशियम जो चैनल है ATPase चैनल उसमें ATP रिक्वायर्ड है. ATP अगर नहीं होगा अब क्या होगा, सब कुछ उल्टा चला जाएगा. पोटेशियम सेल के अंदर से लीक करके बाहर चला जाएगा और सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम इन्फ्लक्स कर जाएंगे इनटू द सेल और सेल तबाह बर्बाद. मेम्ब्रेन ऐसे होने की वजह से जब सोडियम अंदर आ जाएगा और पोटेशियम बाहर चला जाएगा, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं दैट लीड्स टू डीपोलराइजेशन विद कॉन्कमिटेंट रिलीज. अब डीपोलराइज होंगे तो डीपोलराइज होने की वजह से अजीब किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक ग्लूटामेट और एस्पार्टेट एक्टिवेट कर देंगे NMDA रिसेप्टर्स को, N मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स को दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन न्यूरोनल डैमेज. तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं. CNS में सेरेब्रल वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू वेजोडाइलेशन. मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, दे रिलेट टू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टेट बनेगा, ATP कम होगा, ATP कम होने की वजह से आयन के ट्रांसपोर्ट में मसला आएगा, आयन ट्रांसपोर्ट में मसला आएगा, दे रिलेट टू एक्सेसिव डीपोलराइजेशन, अनकंट्रोल्ड डीपोलराइजेशन एंड रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट आर नॉट नीडेड विच एक्टिवेट द NMDA रिसेप्टर्स एंड कॉजेज न्यूरोनल डैमेज. ठीक है.
और लेटर ऑन ये सारे मसले ऐड अप कर सकते हैं तो फॉर्म सर्कुलेटरी चेंजेस, सेरेब्रल इंजरी, पैरासाइकिटल सेरेब्रल इंजरी इन न्यू अभी तक जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसमें तो बहुत सारे मसले पहले से ही हो सकते हैं, लाइक ब्रेन डिफेक्ट्स आ सकते हैं, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ल्यूकोमलेशिया, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया आ सकता है। फुल टर्म बच्चे में क्या होगा, कॉर्टिकल नेक्रोसिस और पैरासाइकिटल इस्कीमिक इंजरी। उस इंजरी की वजह से वहाँ पर मल्टीपल फोकल इंजरीज बन सकती हैं। फोकल इंजरीज कैन लीड टू फोकल सीजर्स एंड हेमिप्लेजिया। प्री टर्म इन्फेंट्स में से मैंने बताया प्री वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया और बेजल डैमेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। हाउ वुड यू डायग्नोज अ पेशेंट, हाउ वुड यू डायग्नोज अ फीटस या अ केस ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया। बिफोर डिलीवरी अगर आप देख रहे हैं उसके CTG पे कि वो ब्रेडिकार्डिक है, उसमें लेट डिस्टिलेशन आ रही है, सस्टेन टैकीकार्डिया है, या फिर ग्रेड 3 या ग्रेड 2 म्यूक्यूनियम पास किया उसने अपने लिकर में, तो ये एक सस्पेक्टेड केस है। बिफोर डिलीवरी आप पता लगा सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। एट बर्थ जो ही वो पैदा होता है हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड 1 फर्स्ट मिनट गोल्डन मिनट में और 10 मिनट्स में हम उसका एप्गार स्कोर लेते हैं। व्हाट इज़ एप्गार स्कोर? एप्गार स्कोर इस नाम से APGAR। इट टेल्स अस अबाउट द स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड, उसके अपीयरेंस के स्कोर है, उसके पल्स का स्कोर है, ग्रिमिस का स्कोर है, एक्टिविटी रेस्पिरेटरी एफर्ट का। अपीयरेंस अगर तो वो पेल और ब्लू है तो 0, अगर तो बॉडी पिंक है उसका सेंट्रल, मतलब अगर ये बच्चा उसकी बॉडी पिंक है और बाकी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो ब्लू ही हैं तो स्कोर 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। बॉडी इज़ पिंक, सेंट्रल बॉडी इज़ पिंक, एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू। और अगर कम्प्लीटली पिंक है, जैसे हम नॉर्मली परफ्यूज्ड लोग हम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइफ पीपल हैं, कम्प्लीटली पिंक है तो स्कोर उसका 2 होगा। पल्स यहाँ एब्सेंट है, ये बिलो 100/100 उसका 0, 1, 2 स्कोर। ग्रिमिसेस नो रिस्पॉन्स, फेशियल ग्रिमिस या स्नीज या कफ कर रहा है तो उसका 2 स्कोर हो जाएगा। एक्टिविटी मसल टोन, इफ द चाइल्ड इज़ लिम्पिंग या सिर्फ फ्लैक्शन शो कर रहा है एक्सट्रीमिटीज़ की तो 1, लिम्प पे 0 ये 1, और एक्टिव मोशन शो कर रहा है तो 2। रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर तो एब्सेंट है तो 0, स्लो इरेगुलर है तो 1, जैसे मैंने इस सिनेरियो में आपको बताई थी कि स्लो इरेगुलर थी ब्रीथिंग तो उसका 1 था। और अगर तो उसकी गुड क्राइंग है, एफर्ट और उसकी रेस्पिरेशन ठीक है तो 2 स्कोर आ जाएगा। नाउ व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर विद एसिफिक्सिया। अगर एसिफिक्सिया हो गया तो क्या क्या हो गया? एसिफिक्सिया हो गया तो जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ पहले भी हुआ है, 9 ट्रांसपोर्ट चैनल मसला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनारोबिक सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। यहाँ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगी एसिफिक्सिया की कि CNS क्या होगा, हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी में चला जाएगा, सिजर्स, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, सेरेब्रल एडीमा, हाइपोटोनी और हाइपरटोनी में जा सकता है। ठीक है, अभी हम हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी को डिटेल में पढ़ेंगे। किडनी में क्या होगा? किडनी में किडनी इंजरी, एक्यूट इंजरी, रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हेमरेज, एपनिया। CVS में क्या क्या मसला आएंगे? दिल का मसला, मायोकार्डियल इस्कीमिया, कार्डिक फेलियर। GIT में मोस्ट कॉमन एक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, हेमाटोलॉजिकल DIC हो सकता है, मेटाबॉलिक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। लिवर शॉक में जा सकता है, रेज्ड LFT, स्किन सबक्यूटेनियस फैट नेक्रोसिस, एड्रिनल इनसफिशिएंसी जिसे हम एड्रिनल हेमरेज भी कहते हैं। नाउ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसिफिक्सिया इज हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी, राइट। ये एक सिनेरियो कि मदर प्रेजेंट्स एट 40 वीक्स विद रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स, 40 वीक्स के साथ प्रेजेंट करती है। अब मतलब ये बता रहा है कि पेरीनेटली हाउ कैन यू असेस कि पेरीनेटली के बच्चा जो है ये एसिफिक्सिया में जा रहा है या नहीं जा रहा, एसिफिक्सिक है कि नहीं है। रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स विद फीटल ब्रेडिकार्डिया, अपनिया है उसे when the baby boy is born it requires intubation for apnea and है नाउ apnea के बाद उसे जनरलाइज्ड कन्वर्जन आ रही है, मतलब उसके ब्रेन में डिफेक्ट आया है। हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी इट्स अ कंडीशन ऑफ न्यूनेटल इंसेफेलोपैथी। न्यूनेटल इंसेफेलोपैथी कैसे हुई? सेकेंडरी टू हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया इन न्यूबॉर्न। हमने पढ़ा था एसिफिक्सिया हुआ, एसिफिक्सिया because of no oxygen intake due to failure of respiration that leads to hypoxia, in which there is decreased arterial oxygen and which further leads to ischemia, and then when ischemia a state when there is decreased blood perfusion of the newborn. Now there are some stages of hypoxic ischemic encephalopathy जिसे हम पढ़ते हैं, और इस स्टेजेस को हम ग्रेड करते हैं 3 इस हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी को 3 स्टेजेस में हम ग्रेड करते हैं एंड दैट गिव्स अ प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। Now this hypoxic ischemic encephalopathy may progress from one stage to other within the first 24 to 72 hours, and with the effects of hypoxia on various organs, जो ख़राब होते जाता है तो it can progress from stage 1 to stage 2 to stage 3, but there can be a good prognosis
स्टेज 1 है तो उसकी प्रोग्नोसिस गुड है, 100% जो है वो बच्चे रिकवर कर जाते हैं। स्टेज 2 में 80% रिकवर कर जाते हैं, विद 20% को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स रहते हैं। और 33 स्टेज में 50% ऑफ द चाइल्ड दे मेड है और 50% दे मे रिकवर, बट अगर रिकवर भी कर जाए तो उनको चांसेस होते हैं कि वो बच्चे जो हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स कुछ रहे। तो ये किस किस लेवल पे हम स्टेजेस को डिटरमिन करते हैं हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी में? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मसल टोन, पोस्चर, टेंडन रिफ्लेक्सेस क्लोनस, मायोक्लोनस, मोरोस रिफ्लेक्स। मोरोस, व्हाट इज़ मोरोस रिफ्लेक्स? मोरोस रिफ्लेक्स से होता है कि बच्चे को, मैम कहती हैं कि मोरोस रिफ्लेक्स सबसे एंड पे चेक करना होता है यूनिटल रिफ्लेक्स में से, कि बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, थोड़ा सा दोनों हाथों से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं फिर छोड़ते हैं, और बच्चा जो ही मतलब थोड़ा सा ऊपर लेकर आके मतलब थोड़ा सा एकदम छोड़ते हैं ना, तो बच्चे के हाथ ऐसे उसके करीब आते हैं। लाइक इफ दीज आर द आर्म्स ऑफ द चाइल्ड, दे वर रेज्ड एंड देन वी मेड द चाइल्ड टू गेट डाउन, तो उसके आर्म्स ऐसे उसके बॉडी की तरफ आते हैं, उसे कहते हैं मोरोस रिफ्लेक्स। प्यूपल्स को चेक करेंगे, सिजर्स, EEG, एंड विल चेक द ड्यूरेशन कि स्टेज 1 लेस देन 24 आवर्स में प्रेजेंट करेगा, 24 to 14 डेज़ में प्रेजेंट करते हैं। स्टेज 2 एंड डेज़ टू वीक्स में प्रेजेंट करा है। स्टेज 3, स्टेज 1 की गुड प्रोग्नोसिस है, स्टेज 2 की वेरी वेल है, एंड देन स्टेज 3 की डेथ है। सेवरल डेफिसिट्स तो रहते ही रहते हैं। हाउ वुड यू डायग्नोज अ चाइल्ड विद हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी? द मोस्ट प्रेफर्ड इमेजिंग इज डिफ्यूज वेटेड MRI, जिसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, CT स्कैन की लेस है, अल्ट्रासोनोग्राफी की सिर्फ प्रीटर्म इन्फेंट में ज़्यादा प्रेफर्ड मोडालिटी है इन द इवैल्यूएशन ऑफ HIE। एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली टू डायग्नोज सब क्लिनिकल फिट्स जो डिटर्मिन नहीं हो पाएंगे विद रेगुलर EEG। हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट? उसको ऑक्सीजन दें। उसके पहले बात तो ये है कि उसकी प्रिवेंशन इज़ द मेन मैनेजमेंट। पहले तो प्रिवेंट कर दे, लेकिन अगर प्रिवेंट नहीं हुआ तो अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्शन से, उसके अर्ली CTG देख के। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब जो है उसको पूरी बॉडी को सिस्टमिक और सिलेक्टिव सेरेब्रल थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया में, हाइपोथर्मिया में रखने की वजह से क्या होगा, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो होगी। हम लोगों ने ख़त्म नहीं करनी लो, ये थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया है। इसको 33-34 डिग्री सेल्सियस तक रखते हुए विद इन फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ लाइफ और 72 फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ लाइफ फॉर 72 आवर्स, 6 घंटे से लेकर 72 घंटे तक आप 34 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। इट रिड्यूसेस द मोर्टालिटी एंड मेजर न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट इन टर्म and near-term effects, and then you provide general good supportive care, nurse the baby properly, record vitals। अच्छा, NG-tube पास करें, जो भी उसका स्टमक में कोई चीज़ अगर डाली थी तो इसे एस्पायरेट कर दें। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया से परहेज़, बच्चों को हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया में जाने से परहेज़ करें। मेजर द ब्लड गैसेस, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ट्रीट एसिडोसिस अगर उसे है। हाँ, वैसे तो फ्लूइड मेंटेन करके रखना है, लेकिन आपने चेक करना कि अगर बच्चे को सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडिएच है तो उसका मेंटेन इस तरह करना है कि उसके फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करें। इन्फेक्शन का रिस्क है तो उसे एंटीबायोटिक्स दें एंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द मेंटेनेंस फ्लूइड। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या होगा? CNS में मसला, उसको बहुत ज़्यादा झटके पड़े, सिस्ट पड़े तो फिनोबार्बिटॉल दे दें। सेरेब्रल एडीमा है तो उसको एडीमा को हाइड्रोस्कोपिक एजेंट दे दें। प्रोड्यूस CVS में मसला, क्या मसला है? अगर वो हाइपोटेंसिव जा रहा बच्चा, सलाइन बोलस दे और उसका हार्ट जो है उसका प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड बैक नहीं करा, ट्रीट द कार्डियक फेलियर विद डायजॉक्सिन एंड आइनोट्रोपिक सपोर्ट। किडनीज़ में यूरिन आउटपुट मेजर करें। अगर तो यूरिन आउटपुट जो है इट्स मोर देन 1 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर तो फिर सही है, नहीं तो फिर उसको प्रॉपर फ्लूइड्स दें। और अगर देखें बच्चा जो है उसकी किडनी जो है फेलियर की तरफ जा रही है, देन ट्रीट एक्यूट किडनी इंजरी, नहीं एक्यूट रीनल फेलियर। लंग्स में देखें, इस चाइल्ड इज एपनिक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन ना होने दें। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसको ट्रीट करें, पर सिल्डेनाफिल या नाइट्रिक ऑक्साइड। सिल्डेनाफिल बेसिकली क्या होता है? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। अगर और बच्चे को मेजॉरिटी में इन्फेंट्स न्यूनेट्स में नेक्रोटाइज इंटेरोकोलाइटिस हो जाता है तो उसे प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देकर ट्रीट करें एंड अवॉइड एंटरल फीडिंग। इस पर पेरेंटल फीडिंग पे ले जाए। मेटाबॉलिक हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया तो उसे करेक्ट करें। न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले हमने बताया थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया में रखेंगे और फार्माकोथेरेपी में मैग्नीशियम सल्फेट और इरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं। प्रोग्नोसिस जैसे मैंने बताया, ओवरऑल फुल टाइम एज फिक्सेटेड इन्फेंट्स दे हैव अ मोर्टेलिटी ऑफ 10 to 20%, बट मेजॉरिटी 10 to 20% के अलावा 80% बच भी जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनमें से 20 to 50% मतलब नियरली 45% बच्चों में देयर इज़ रिस्क ऑफ डिवेलपिंग डिफेक्ट्स। प्रोग्नोसिस स्टेज 1 100%, स्टेज 2 80%, स्टेज 3 जो है इधर डाई 50% और डिवेलप मेजर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अब कैसे आप पता लगा सकते हैं कि एक बच्चा
XYZ हैज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल सीक्वल। अगर तो इसका एपगार स्कोर पहले 20 मिनट तक 0 से 3 तक रहे, मल्टी ऑर्गन फेलियर रहे, हाइपोक्सिक इस्केमिक एंसेफेलोपैथी रहे अच्छी खासी ड्यूरेशन तक, उसको सीजर्स रहे दैट आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, MRI विद इन 24 to 72 आवर्स इज abnormal, severe EEG abnormalities recorded, persistent abnormalities of brainstem function, और वो पहले 3 महीने इन दिस लाइफ हो रहे हैं माइक्रोसेफेलिक। इसका मतलब ये कि उसका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर रहा। The next topic is prematurity. Prematurity, you just have to learn the concepts with the vibe. But this premature child. Premature child is a most probably is a preterm child, जो कि टर्म से पहले, जैसे एक सिनेरियो में लिखा हुआ 30 वीक से 37 वीक से पहले पैदा हो, 30 वीक्स पे ये बच्चा पैदा हुआ। इट इज़ डिफाइंड एज अ लाइफ बॉर्न इन्फेंट डिलीवर्ड बिफोर 37 वीक्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। 37 वीक से पहले डिलीवर हो जाए तो 30 वीक्स, और कुछ भी वजह हो सकती है, maternal malnutrition, teenage pregnancy, preeclampsia, low socioeconomic status, infection, smoking, illegitimate birth, या uterine causes, bicarb, incompetent cervix, placenta previa, brush placenta, या dysfunction हो गया placenta के, fetal causes, multiple gestation, chromosomal abnormalities, intrauterine infection, erythroblastosis, polyhydramnios, trauma, iatrogenic, premature rupture of the membrane, whatever the cause be, but that led to premature expulsion of the fetus, premature birth before 37 वीक्स जो है बर्थ होगी। इसके डिफरेंट अब प्रीमेच्योरिटी के भी बड़े मसले हैं। चाइल्ड कैन बिकम हाइपोथर्मिक, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोकैल्सेमिक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उसका हो सकता है क्योंकि उसमें सर्फेक्टेंट प्रॉपर नहीं बनते, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, लिवर डिसफंक्शन, प्रॉपर कोआगुलेशन फैक्टर्स नहीं रहेंगे, प्रॉपर कंजुगेशन नहीं हुई होगी तो उसका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, एक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, उसकी डक्टस आर्टीरियोसिस अभी पेटेंट ही रहेगी, क्लोज नहीं होगी, फीडिंग प्रॉब्लम्स है, वो एस्पिरेशन निमोनिया कॉज कर सकते हैं, इसलिए इसे एंट्रल लेते हैं, एनीमिया, प्रीमेच्योरिटी। अब ऐसे बच्चा प्रीमेच्योर चाइल्ड को ऑक्सीजन दे दी जाए तो इट कैन लीड टू अबनॉर्मल वेस्कुलराइजेशन, रेटिनोपैथिक प्रीमेच्योरिटी, मेटाबॉलिक डिजीज क्योंकि विटामिन डी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म में लंग डिजीज़, पुअर ग्रोथ, CNS डिसफंक्शन, इसमें मेंटल सबनॉर्मलिटी, पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसिफिलिस, डेफनेस वगैरह रह सकते हैं। असेस करेंगे और उसको प्रॉपरली जो है ट्रीट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, प्रॉपर गुड सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाएगी, ऑक्सीजन डिलीवरी, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फीडिंग प्रॉपर की जाएगी, सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, डिफरेंट आयरन वाइटामिन्स की, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय गिविंग प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। वैसे तो इसे ICU में ही रखा जाएगा और कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको भी ट्रीट की जाएंगी। प्लस इमेच्योरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ड्यू टू रीनल एंड हेपेटिक इमेच्योरिटी, ड्रग्स को भी हम लोग इंटरवल से देंगे, बिटवीन उसके डोजेस के जो इंटरवल्स हैं उसको इंक्रीज़ करके रखेंगे, और क्योंकि लिवर में प्रॉपरली एंजाइम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए होंगे जो इन्हें मेटाबॉलाइज कर सकें। प्रोग्नोसिस जितना जल्दी पकड़ लिया जाए, जितना जल्दी ट्रीट कर लिया जाए प्रोग्नोसिस गुड, जितना लेट होगा प्रोग्नोसिस बैड। डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर प्रीटर्म क्या है? अब प्रीटर्म इन्फेंट शुड बी टेकिंग फीड बाय निपल। अगर तो एक इन्फेंट प्रॉपरली अपना नॉर्मल फीड ले रहा है बाय निपल, इधर बॉर्डर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उसे डिस्चार्ज कर दें। अगर वेट गेन उसका प्रॉपरली हो रहा है डिस्चार्ज कर दें। टेम्परेचर उसका स्टेबलाइज है या नो रीसेंट एपिसोड ऑफ एपनिया ब्रेडिकार्डिया, डिस्चार्ज कर दें। देयर शुड बी नो पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट शुड बी कन्वर्ट टू ऑरल डोजिंग, क्योंकि घर में पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन नहीं किया जा सकता। अगर कोई ड्रग या डोजेज है तो उसको ऑरल में शिफ्ट करें और फिर यू कैन डिस्चार्ज इट। So this was all about preterm prematurity and hypoxic ischemic encephalopathy and birth asphyxia or prenatal asphyxia.